जय हिंद टू ऑल। हेलो एमएनएस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। तो चलिए हम लोग एक शुरुआत करने जा रहे हैं और वो शुरुआत है हमारा कि आप 11th में रहते हुए कैसे प्रिपरेशन करें एमएनएस की। तो एमएनएस ऑफिसर बनना है अगर आपको, तो हम अपने बोर्ड के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम एमएनएस की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि हम बोर्ड का भी हमारा जो है दिक्कत ना हो और हमारी एमएनएस ऑफिसर बनने की जो प्रिपरेशन हमारी उसमें भी कोई कमी ना आए। तो उसके लिए हम लोग कैसे, जो आपके एग्ज़ाम में आती है केमिस्ट्री, बोर्ड के एग्ज़ाम में आती है, और जो एमएनएस के एग्ज़ाम में केमिस्ट्री आती है, उन दोनों को कोरिलेट करते हुए हमको लेके चलना है। तो हमारा जो फाउंडेशन का बैच होगा तो उसमें हम आपको बोर्ड के हिसाब से भी पढ़ाएंगे और आपको कॉम्पिटिटिव भी नेचर का बनाएंगे। तो दोनों चीज़ें पैरेलल हम लोग का अलाइन होगा, पैरेलल सिमिलरिटीज हमारी चलती रहेंगी। मतलब बोर्ड विद फाउंडेशन, मतलब बोर्ड विद एमएनएस की प्रिपरेशन, ये दोनों चीज़ें कंबाइन फॉर्म में चलेगी। तो एक थोड़ा सा आइडिया मैं देने की कोशिश करूंगा आपको कि कैसे हम लोग प्रिपेयर हों, बेहतर से बेहतर हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो एक चीज़ें यहाँ पे ध्यान हमको रखना होगा। तो खैर, अब यहाँ पे जैसे पहला टॉपिक हमने जिक्र किया हुआ है और पहला टॉपिक हमारा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे एक फोटो भी आपको दिख रही होगी और ये फादर ऑफ केमिस्ट्री है जिनको लेवोसियर कहा जाता है। तो लेवोसियर जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपके बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से आता है कोई भी चीज लिखने का। अब जैसे मान लीजिए कह दिया कि डाल्टन थ्योरी के बारे में आपको बताना कि फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी वाज द डाल्टन थ्योरी। तो डाल्टन थ्योरी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि डाल्टन थ्योरी क्या थी, डाल्टन थ्योरी की क्या ड्रॉबैक थी। तो ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट हुआ जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है। लेकिन आपके जब एग्जाम एमएनएस एग्जाम के बारे में आता है तो वही चीज कन्वर्जन हो जाता है। अब आता है कि फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन बाय, अब उसमें 4 ऑप्शन आ गए आपके पास। रदरफोर्ड हुआ, डाल्टन हुआ, चैडविक हुआ, ऐसे ऑप्शन, थॉमसन हुआ, ऐसे ऑप्शन आ जाता है। तो खैर, आपको बस सारी चीजें वही है। हम लोग जब डेप्थ में पढ़ेंगे किसी चीज को, जब डेप्थ में पढ़ेंगे तो हमारे पास ऑप्शन भी आएगा तो भी दिक्कत नहीं है। आपके पास हम प्रैक्टिस आपको दोनों तरीके से कराएंगे। आपको थ्योरेटिकल भी प्रैक्टिस कराएंगे और आपको जो एमसीक्यू फॉर्म में है उसकी भी प्रैक्टिस कराएंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनके भी फॉर्म में होगा आपका, और आपका थ्योरेटिकल पार्ट में भी होगा। तो सारी चीजें हमें सीखने को मौका मिलेगा। तो आज आपको हम बता रहे हैं कि कैसे हम लोग प्रिपरेशन करें और क्या तरीका होगा हम लोग का पढ़ने का, उसका भी थोड़ा सा छोटा सा आइडिया देते हैं आपको, है ना। तो बहुत ज़्यादा नहीं अभी पढ़ना है, हम लोग का थोड़ा सा एक आपको आइडिया देने के काम करते हैं। तो हम लोग कैसे बेहतर करें अपने आप को। अगर आपका इरादा है एमएनएस ऑफिसर बनने का तो आपको 11 से ही आपको तैयार हो जाना है। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपके साथ ये प्रोग्राम लाई है, बेहतर प्रोग्राम है आपके लिए, जिससे कि आपका फ्यूचर हमेशा ब्राइट बना रहे। तो उसके लिए हमारी जो कदम है, अगर आप चाहते हो ऑफिसर बनना तो सेंचुरियन का हर स्टेप आपके साथ है। तो हम लोग आपको गाइड करेंगे, हर चीज करेंगे और आपको टिल सिलेक्शन आपको आगे तक हम लोग लेके जाएंगे। तो बस यहाँ तक शुरुआत करते हैं। अब आते हैं सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पे। तो चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के कुछ ब्रांचेज हैं जिनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि उसकी स्टडी क्या है। उसमें कुछ अलग अलग डिफरेंट ब्रांचेज हैं जिनकी स्टडी के बारे में हम लोग पहले चर्चा करते हैं, फिर आगे हम लोग आते हैं। तो सबसे पहला है, अगर आप देखो, तो सबसे पहला है कि ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में हमने बोल दिया कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, लेवोसियर हैं, जिन्होंने कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। कंजर्वेशन ऑफ मास, मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ कन्वर्जन हो सकता है उसका। ये था थ्योरी किसका, लेवोसियर का। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये ब्रांच है, दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स स्पेशली हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो स्पेशली क्या है, अगर ऑर्गेनिक आया, अगर ऑर्गेनिक का टर्म आया तो इसका मतलब है यहाँ पे कार्बन का जिक्र जरूर होगा। तो कार्बन का जिक्र तो होना मस्ट है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि कार्बन कंपाउंड्स स्पेशली हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर देखें तो दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड इन द ऑल अदर एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन। तो सारे एलिमेंट का स्टडी करेगा लेकिन एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन को यहाँ पे छोड़ करके, क्योंकि कार्बन अगर लग गया तो इसका मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। और उसके अलावा अगर है तो उसको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक। इट इज लार्जली कंसर्न इटसेल्फ विद द स्टडी ऑफ मिनरल्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। स्पेशली कहाँ पे, कुछ मिनरल्स या मिनरल्स जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, जमीन के अंदर पाए जाते हैं, उनकी स्टडी, वहां पे उन लोग एक्सट्रैक्शन करना, उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक का मतलब होता है, ज्यादातर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारी चीजें बनी किस चीज से होती हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें कार्बन सब में होगा। और स्पेशली ऑर्गेनिक का मतलब होता है लिविंग बींग से रिलेटेड होता है। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है नॉन लिविंग से होता है, लेकिन ऑर्गेनिक का कंसेंट जो होता है वो लिविंग बींग से होता है। ठीक है, ये चीजें रही। अब आता है फिर इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री। नाम से स्पष्ट हो रहा, फिजिकल चीजें। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, एक्सप्लेनेशन एंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग द वेरियस केमिकल फिनोमेना इन द मेन कंसर्न दिस ब्रांच। इट इज द बेसिकली कंसर्न विद द लॉ एंड थ्योरी ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द केमिस्ट्री। तो ये जो होती है, अगर इसको देखें तो बेसिकली कंसर्न विद द लॉ एंड थ्योरी ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल पार्ट होते हैं, जो थ्योरीज होती हैं अलग अलग जो साइंटिस्ट ने दिया है, और उसकी जो ब्रांचेज हैं, डिफरेंट ब्रांचेज हैं, उनकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में ये सब पढ़ा जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरीज, लॉज और जो उनकी कंसेंट जो ब्रांचेज होती हैं उनके बारे में स्टडी की जाती है। तो कुछ ब्रांचेज यहाँ पे आपको केमिस्ट्री की दिखें। तो ये बेसिक केमिस्ट्री है, या बेसिक जो शुरुआत हम लोग करते हैं केमिस्ट्री के, यही होता है। तो फिर वही बात है, अब जैसे मान लो आपको, जैसे अगर यहाँ पे क्वेश्चंस आपके बोर्ड के बारे में दिया गया, बोर्ड में, तो बोर्ड में यही पूछेगा कि आपको पूछेगा, यहाँ पे दे दिया कि व्हाट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा चीजें लिखना होगा। तो 3-4 पार्ट दे दिया इसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, इनके बारे में आपको बताना। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चंस में हो जाएगा। तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। अब उसमें अगर सिर्फ ये लाइन लिख दिया, एक लाइन लिख दिया, द स्टडी ऑफ कार्बन इन विच ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री, तो आपका ऑप्शन दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री, तो ये आपका क्या हो गया, एमएनएस का एग्जाम हो गया। ठीक है, तो आपको वहां पे तो ऑब्जेक्टिव मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप जब पूरी तरीके से डिटेल में पढ़े हो तब वहां पर टेंशन नहीं होगी आपको। ठीक है, तो ये चीज हुआ पहला। इसके बाद आते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं। फिर आता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नाम से लग रहा है इंडस्ट्रीज से मतलब है, और बिल्कुल मतलब है। द केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस इज द स्टडीज अंडर दिस ब्रांच। अब इंडस्ट्रियल में जैसे बहुत सारी लार्जली स्केल पर एल्कोहल है, ब्रेड है, बहुत सारी चीजें, विनेगर है, बहुत सारी जो है इंडस्ट्रियल गैसेज बनानी होती हैं, तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। आजकल अभी देखो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह का मामला था, तो ऑक्सीजन वगैरह का जो प्रोसेस होता है बनाने का, वो भी हो गया होगा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में होगा। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल एनालिसिस होगी। दिस ब्रांच डील विद द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द वेरियस सब्सटेंस। तो क्वांटिटी और क्वालिटी, इन दोनों चीजों के बारे में एनालिसिस किया जाएगा, कौन कितना क्वालिटी है, कौन कितना क्वांटिटी में है, तो उसकी वेरियस एनालिसिस की जाएगी, किसमें, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। फिर आता है बायोकेमिस्ट्री। ये तो प्रचलन ज्यादा ही है, आजकल नाम भी हो रहा है बायोकेमिस्ट्री का, बायोविद केमिस्ट्री। तो दिस ब्रांच डील विद द केमिकल चेंजेस इन द गोइंग द बॉडीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल। मतलब लिविंग बीइंग के साथ जो केमिस्ट्री हो रही है वो क्या कहलाती है, बायोकेमिस्ट्री। फिर आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री।
नाम से लग रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि न्यूक्लियर यहाँ पे न्यूक्लियस से रिलेटेड है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन सच एज न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस एटसेट्रा स्टडीड अंडर दिस ब्रांच। तो अगर न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें एटम बम का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बम का फॉर्मेशन, तो ब्रीडर्स क्या होते हैं, रिएक्टर्स क्या होते हैं, तो उन सारी चीज़ों का जो स्टडी की जाती है किसमें, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में की जाती है। तो ये कुछ डिफरेंट ब्रांचेज है केमिस्ट्री का जिसमें स्टडी किसके बारे में, किस चीज़ों के बारे में स्टडी की जाती है, यहाँ पे हम लोग ने थोड़ा सा समझने की कोशिश की। तो यहाँ पे चीज़ें रही। नेक्स्ट आते हैं, अब देखो नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे अगर देखो तो कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैटर है, कोई मैटर है। मैटर क्या होता है, मैटर क्या होते हैं, मतलब द्रव्य, मैटर या द्रव्य बोलते हैं हम लोग। तो मैटर क्या होता है कि जिसमें कोई मास हो और उसके अंदर वॉल्यूम हो, मतलब जगह घेरे। तो वॉल्यूम हो और साथ में क्या हो, वो जो है उसके पास कुछ मास हो। तो कोई भी मैटर हो अपना वो जगह घेरता है और उसके पास क्या होना चाहिए, कुछ अपना मास होना चाहिए, भार होना चाहिए या द्रव्यमान होना चाहिए। तो उसके पास कुछ द्रव्यमान हो और उसका कुछ क्या हो, एरिया हो जो कवर करता हो, वॉल्यूम जिसको बोलते हैं। तो मैटर इज एनी सब्सटेंस दैट हैज मास एंड टेक अप द स्पेस हैविंग वॉल्यूम। तो क्या है, इसमें आयतन भी होता है और इसके अंदर मास भी होता है। अब देखो सब्सटेंस कोई भी है, कोई भी सब्सटेंस है वो दो टाइप का है, एक प्योर सब्सटेंस है और दूसरा क्या है, मिक्सचर है। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, नाम से क्लियर है कि मैटर दो टाइप के हैं, एक प्योर और क्या है, इम्प्योर, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्सचर। तो मिक्सचर का मतलब ये क्या है, इम्प्योर कह सकते हैं। प्योर सब्सटेंस में जैसे एलिमेंट्स हो गए और कंपाउंड हो गए। एलिमेंट्स का मतलब जैसे हाइड्रोजन है, आयरन है, कार्बन है, निकिल है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो जो नेटिव स्टेज में पाए जाते हैं वो क्या है, एलिमेंट्स कहलाते हैं। कंपाउंड्स का मतलब है वही एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एसीटोन है, तो ये सब क्या है, कंपाउंड है। अब आती है बात मिक्सचर। मिक्सचर जो होते हैं, मिक्सचर को अगर देखें तो ये दो टाइप का है, एक हेट्रोजेनस और दूसरा होमोजेनस। यहां तक तो बात होगी क्लियर प्योर सब्सटेंस का। मिक्सचर की अगर हम बात करें तो मिक्सचर हमारे दो टाइप का है, एक हेट्रोजेनस है और दूसरा होमोजेनस है। होमोजेनस और हेट्रोजेनस का मतलब क्या है, हेट्रो और होमोजेनस का मतलब है कि इनमें अगर कोई चीज घोला जाए तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे। जैसे गैस मिक्सचर, एयर हो गया, सोल्यूशन जैसे है, शुगर वाटर का सोल्यूशन है, फिर एलॉयज हैं, ये सभी क्या है, होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर का मतलब है कि दोनों एक ही फेज में बन जाए, अलग अलग ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे एलॉय हो गए, सोल्यूशन हो गए, गैस मिक्सचर हो गया, ये सभी क्या कहलाता है, होमोजेनस मिक्सचर कहलाता है। हेट्रोजेनस मिक्सचर का मतलब है ये क्या कहलाते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन। ये स्पेशली क्या होते हैं, कोलाइड्स होते हैं। क्या होते हैं, कोलाइड्स होते हैं। तो कोलाइड्स में जैसे सस्पेंशन है, इमल्सन है, सॉलिड सॉल है, एरोसॉल है, स्मोक है, स्मॉग है, ये सभी क्या कहलाते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन। तो हेट्रोजेनस जो होता है वो कोलाइडल है और होमोजेनस जो होता है वो सोल्यूशन होता है। होमोजेनस में क्या आते हैं, सोल्यूशन आते हैं। जैसे कि गैस मिक्सचर हो सकता है, सोल्यूशन हो सकता है, एलॉयज हो सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन है। मुझे उम्मीद है आपको ये चार्ट समझ में आएगा। तो ऐसे चार्ट हम लोग डिफरेंट चीज़ों के लिए हम लोग चार्ट बना के तैयार करेंगे आपके लिए, जिससे किसी भी चीज़ को समझने में आसानी नहीं हो। इस तरीके से हम लोग देखेंगे आगे चल के। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे शुरुआत हम लोग ने कर ली है। तो पहली चीज तो ये रही। अब आते हैं आगे। तो सबसे पहले आता है कि एवरी सब्सटेंस हैज यूनिक प्रॉपर्टी, जो कि दो प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग इन द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस।
मतलब उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, अगर उसको अमाउंट कम कर दिया जाए या कुछ है तो उसकी आइडेंटिटी वो होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे कि कलर है, ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट्स है, डेंसिटी है, वो उसकी क्या कहलाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस। दीज इंक्लूड एसिडिटी हो सकती है, बेसिसिटी हो सकती है, कंबस्टिबिलिटी हो सकती है, ये चीजें। मेनी प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर सच एज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एटसेट्रा क्वांटिटेटिव नेचर होता है, ये अलग चीजें हैं। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि बेसिक कैरेक्टर क्या है और एसिडिटी क्या है उसके, तो वो सारी चीजें हैं। किसके साथ क्या बॉन्डिंग बनाती है, ऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, तो वो सारी चीजें किस में आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे कि कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब आता है। और केमिकल प्रॉपर्टीज में ये आपने देखा कि क्या क्या आता है, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस है उसका जरूर ये प्रॉपर्टी होगा। जैसे मान लो हमने ऐसे किया सिल्वर चांदी, तो चांदी का जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मेटल है ज्यादा होता है ना, कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, आप जानते हो, ये फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। कलर उसका कैसा होता है ना, कलर हो गया, फिर उसका जो है टेस्ट हो गया, ये सभी किस में आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी में। लेकिन अगर वो मॉइस्चर है उसके साथ रिएक्शन करके सिल्वर ऑक्साइड बना देता है, तो ऑक्साइड बना देते हैं, है ना, ब्लैक कलर की हो जाती है चांदी रिएक्शन मॉइस्चर से करके, तो ये ऑक्साइड या सल्फाइड जो बना लेता है, तो ये सारी वो क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो जाती है। खैर ये चीजें नहीं, अब आती है आगे, देखो एलिमेंट्स क्या होता है। जैसे अभी आपने देखा था कि एलिमेंट्स अगर आपने देखा तो एलिमेंट्स क्या होते हैं कि एन एलिमेंट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर, तो सबसे जो सिंपल फॉर्म है मैटर का वो क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। और इट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलेस्ट सब्सटेंस, इसको जो है फिर से हम लोग तोड़कर अलग नहीं कर सकते। जैसे मान लो कॉपर है या गोल्ड है, तो वो क्या है, एलिमेंट है, और ढेर सारे वो एटम से मिलकर बना होता है ना, तो ढेर सारे एटम से मिलकर बना होता है, तो कोई भी एलिमेंट्स है उसको और अलग नहीं कह सकता है। और बिल्ड एज द सिंपलर सब्सटेंस एनी ऑर्डिनरी केमिकली और फिजिकली मेथड, किसी भी तरीके से ना फिजिकल मेथड है ना केमिकल मेथड है, उसको ब्रेक डाउन किया जा सकता है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर देखें तो 114 एलिमेंट्स अभी तक नोन है हम लोग को, हो तो गए हैं 140 के आसपास। आउट ऑफ 92 आर नेचुरली जो पाए जाते हैं, तो 92 उसमें जो है नेचुरली तरीके से पाए जाते हैं, एंड द रेस्ट हैव द प्रिपेयर आर्टिफिशियली, और जो बाकी होते हैं वो कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं। एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट्स, तो एलिमेंट्स को बाद में फर्दर डिवाइड किया सकता है किसमें, कि किसमें मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, मेटलाइट्स में। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलाइट। मेटलाइट्स जो होता है मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच की कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये चीज हो गया, तो ये तो आ गया एलिमेंट्स के बारे में। दूसरा आता है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, एलिमेंट से मिलके बनते हैं। कई डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स जो मिल के क्या बना देते हैं, एक कंपाउंड इज द प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है, मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स कंबाइन इन डेफिनेट प्रॉपर्टी। देखो डेफिनेट प्रोपोर्शन में होना चाहिए, ये नहीं किसी भी रेशियो में ले लिया आपने, विच कुड बी स्प्लिट इनटू सुटेबल केमिकल मेथड्स, जिसको अलग अलग तोड़ा जा सकता है। जैसे H2O है, तो H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हम लोग कर सकते हैं, तो अलग अलग मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो कंपाउंड्स जो होता है एक प्योर सब्सटेंस है, तो जबकि मिक्सचर प्योर सब्सटेंस नहीं है, यहाँ पे कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है। चलिए, तो इतनी चीजें समझ में आई होगी मुझे उम्मीद है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, कंपाउंड्स। कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन डेफिनेट प्रोपोर्शन, जैसे कि हमने किया कि डेफिनेट प्रोपोर्शन में होना चाहिए ऑफ द सेम एलिमेंट्स बाय मास, तो बाय मास के हिसाब से होना चाहिए। प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स फ्रॉम विच दे आर फॉर्म। कंपाउंड्स जो बनते हैं, जैसे मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का नेचर अलग अलग है, लेकिन हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन जब दो मिले तो वाटर बन गया, मतलब लिक्विड बन गया, तो दोनों की प्रॉपर्टी जो पहले रही होगी जिससे बने हैं उनकी प्रॉपर्टी से जो नया बना है वो बिल्कुल अलग रहेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल अलग रहेगा। कंपाउंड आर होमोजेनस। होमोजेनस का मतलब वही हुआ ना कि दोनों मिलके फिर एक जैसे बनाए अपने आप को। कंपाउंड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कंपाउंड्स को हम लोग फिर से क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे अभी हमने जिक्र किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग सोर्स सच एज मिनरल्स लाइक
कॉमन सॉल्ट, मार्बल, लाइमस्टोन, ये तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादातर अर्थ क्रस्ट से मिलता है और नॉन लिविंग बीइंग से मिलता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं दोज विच आर अकर्स इन लिविंग बीइंग के पास, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल हैं, एंड दे आर कंटेन्स कार्बन, कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑयल, वैक्स, फैट्स एक्सेट्रा, ये सभी होते हैं। तो ये जो कंपाउंड्स हैं इनको हम लोगों ने क्लासिफाई किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उन सारी चीजों के बारे में, एलिमेंट्स, इसके बाद कंपाउंड्स, इनका चर्चा हम लोगों ने किया। अच्छा, अब आता है मिक्सचर। और आपको पता है कि मिक्सचर क्या हो गए, प्योर तो होंगे नहीं, इम्प्योर होंगे, क्योंकि दो चीजें मिक्स हैं आपस में। तो मिक्सचर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन एलिमेंट्स आर कंपाउंड इन द एनी प्रोपोर्शन। बस यही बात है, यहां पे लग गया एनी प्रोपोर्शन, जबकि कंपाउंड में ऐसी चीजें नहीं थी। कंपाउंड्स में एनी प्रोपोर्शन नहीं होगा, एक फिक्स प्रोपोर्शन होगा। तो सच एज कंपोनेंट डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी, और इसी तरीके से कंपाउंड्स जो होते हैं डू नॉट लॉस आइडेंटिटी, इसलिए आइडेंटिटी अपनी नहीं खोते हैं। एयर इज द एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। तो एयर क्या है, मिक्सचर ही तो है, क्योंकि एयर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, दुनिया भर की गैसेज वहां पे है। मिक्सचर आर टू टाइप्स, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। तो मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, एक होमोजेनस होता है और दूसरा क्या होता है, हेट्रोजेनस होता है। अब ये समझ लो, पहले आता है होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, देख लो, हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल। क्या होगा, उनका कंपोजिशन क्या होगा, सैंपल का थ्रू आउट सेम रहेगा। द कंपोनेंट्स ऑफ द सच मिक्सचर कैन नॉट बी सीन अंडर ए पावरफुल माइक्रोस्कोप। इनका मिक्सचर को हम लोग, अगर पावरफुल माइक्रोस्कोप भी है तो उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है। दे आर आल्सो कॉल्ड द सोल्यूशन, इनको क्या बोल सकते हैं हम लोग, सोल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ एयर, सी वाटर, गैसोलीन, ब्रास, ये सभी क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है। जैसे ब्रास है, तो ब्रास को अगर देखें तो ब्रास किस चीज का बना होता है, कापर और जिंक का बना होता है। तो कापर और जिंक का बना होता है, ये दोनों जब मिलते हैं आपस में तो दोनों एक जैसे हो जाते हैं। तो दोनों का एक ही जैसा हो जाना, वही क्या कहलाता है, होमोजेनस मिक्सचर कहलाता है। तो आपसे पूछेगा एलॉय जो होते हैं क्या होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। तो होमोजेनस मिक्सचर का मतलब हो गया क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस का मतलब हो गया, अब यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ टू और मोर देन टू पार्ट्स ऑफ फेजेस व्हिच हैव द डिफरेंट कंपोजिशन। अलग अलग, वहां सेम कंपोजिशन था, यहाँ डिफरेंट कंपोजिशन है। एंड दीज मिक्सचर हैव द विजिबल बाउंड्री सेपरेशन बिटवीन द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स एंड कैन बी सीन विद द नेकेड आई। और इसको हम लोग अलग अलग देख सकते हैं। आप माइक्रोस्कोप तो छोड़ो, हम लोग ऐसे ही देख सकते हैं। जैसे सैंड और साल्ट आपस में मिला दो, देख लोगे आप। चाक पाउडर इन द वाटर, अगर मान लो पानी में सैंड डाल दो, पानी में चाक डाल दो, तो वो सारी चीजें तो आपको दिखाई देगी ना कि अलग अलग आपको दिखाई दे रही है। तो वही क्या कहलाएगा, हेट्रोजेनस मिक्सचर कहलाएगा। तो जो आपका कोलाइड्स होता है, कोलाइड्स वगैरह होते हैं, वो हेट्रोजेनस होते हैं। और होमोजेनस में आपको बताया मैंने कि सोल्यूशन जो होता है वो होमोजेनस होता है। जैसे कि सोल्यूशन में स्पेशली सबसे बेहतर एग्जांपल एलॉय का हमने दिया। एलॉय जो होते हैं वो इसी के कैटेगरी में आते हैं, किसमें, होमोजेनस में। चलो ये चीजें आ गई। अब आते हैं कुछ लॉज आते हैं, कुछ लॉज आते हैं। तो और केमिस्ट्री में लॉज का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें पहला लॉ दिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, उसी के सेम जो है तरीके से बना हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको दिया था एंटोनी लेवोसियर, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। कब दिया था, 1789 में दिया था। और इन्होंने कहा इट स्टेट दैट मैटर कैन बी नाइदर नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो इसको क्रिएट कर सकते हैं, ना तो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ इसको सिर्फ एक दूसरे से कन्वर्ज कर सकते हैं। ये किसका नियम है, एंटोनियो लेवोसियर का जो है ये स्टेटमेंट है। तो इसीलिए फादर ऑफ इनको क्या बोला गया, केमिस्ट्री बोला गया। फिर दूसरी चीज आती है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये सिंपल सा लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नाम से लग रहा है। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, तो ये लुईस प्रॉस्ट ने दिया। इन्होंने बोला a chemical compound always consists of same elements combined together in the same ratio. ये कह रहा है irrespective the form of method, preparation or source from the where is taken.
इन्होंने बोला कि जैसे जब भी कोई एलिमेंट्स, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हमने लिया तो वो जो है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिया तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में रेशियो हाइड्रोजन का 2 होना चाहिए, ऑक्सीजन का 1 होना चाहिए। तो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में हमें होना चाहिए। और कहाँ से लिए गए उससे मतलब नहीं है, वेयर फ्रॉम टेकन नहीं मतलब है, हमें एक डेफिनेट या सिंपल प्रोपोर्शन में उसको लेना है। तो वही चीज़ करना है कि जब हम कंपाउंड बनाते हैं तो वो चीज़ों का ध्यान रखना, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। एक सिंपल सा या कांस्टेंट प्रोपोर्शन होना चाहिए। फिर इसी तरीके से है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको दिया था डाल्टन ने। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को दिया किसने? डाल्टन ने दिया। और डाल्टन ने बताया कि व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, then the different masses of one element which combine with the fixed mass of other be a simple ratio to another। तो ये कह रहा है कि अगर जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट्स है, जैसे मान लो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है तो NO भी बनता है, NO2 भी बनता है, N2O भी बनता है, तो N2O3 बनता है, N2O5 बनता है। तो दो एलिमेंट्स या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलके बहुत सारे कंपाउंड अगर बनाते हैं, अगर एक को हमने फिक्स किया तो दूसरे का एक रेशियो सिंपल रेशियो में आता है, ये बताया था डाल्टन ने। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये भी एक अपने आप में लॉ है भी, मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट आते हैं तीसरा, फिर लॉ आता है गैलुसैक लॉ। गैलुसैक लॉ जो है क्या कहता है, आप देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये गैसेस लॉ ही है, व्हेन द गैसेस कंबाइन आर प्रोड्यूस इन द केमिकल रिएक्शन they do in the simple ratio by volume provided all the gases at the same temperature and pressure। अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर रखा गया तो जो गैसेज आपस में जो रिएक्ट करती हैं वो एक सिंपल प्रोपोर्शन में या सिंपल रेशियो में रिएक्ट करती है। जैसे हाइड्रोजन है तो एक वॉल्यूम है हाइड्रोजन, एक वॉल्यूम है क्लोरीन, तो कितना मिल रहा है यहाँ पे HCl कितना मिल रहा है, HCl कितना मिल रहा है 2 वॉल्यूम मिल रहा है। तो यही चीज उन्होंने बोला कि गैसेज अगर कंबाइन करती हैं किसी केमिकल रिएक्शन में तो उनका एक सिंपल रेशियो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होता है। ये बताया किसने? गैलुसैक ने। तो वही बोला कि ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट हैव द सिंपल रेशियो 1:1:2। ये गैलुसैक का लॉ है। एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ काफी नाम है एवोगैड्रो का। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी रिमेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर कह रहा कि किसी भी गैसेस का इक्वल वॉल्यूम है, अगर हमने कहा कि 1 लीटर अमोनिया है तो 1 लीटर अमोनिया में कितना मॉलिक्यूल, कितना जो है उसके नंबर होंगे, कितने जो है मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे एवोगैड्रो नंबर के बराबर। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.02 × 10⁻23 इतने होते हैं। तो एक अगर लीटर अमोनिया लिया, 1 लीटर ऑक्सीजन लिया, 1 लीटर कोई भी गैस क्लोरीन लिया, सब में कितना मोल पाया जाएगा, सब में कितना कितना जो है मॉलिक्यूल पाएगा 6.023 × 10⁻23 इतना ही पाया जाएगा। यही क्या कहलाता है? एवोगैड्रो का लॉ कहलाता है। तो एवोगैड्रो का लॉ भी हो गया अभी। अब आते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो एटम्स और मॉलिक्यूल की कहें तो एटम्स जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, विच मे आर मे नॉट इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। एन एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड एन एटम विच आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस which is capable independent existence is called the molecule। अब molecule classify into homoatomic or heteroatomic। molecule की अगर हम बात करें, जब यही दो एटम जैसे मान लो हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन है, ये मिलकर क्या बनाते हैं? H2 बनाते हैं। तो H2 जब बनाते हैं तो यहाँ पे यही क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया। तो एटम से क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल। अब ये होमोएटॉमिक हो सकते हैं या हेटेरोएटॉमिक हो सकते हैं। अब मॉलिक्यूल जैसे होमोएटॉमिक की बात कर रहे हैं तो ये तो होमोएटॉमिक हुआ, ऑक्सीजन 2 लिया तो यहाँ पे O2 बना तो ये होमोएटॉमिक हुआ। हेटेरोएटॉमिक का मतलब जैसे मान लो HCl किया, हाइड्रोजन और क्लोरीन लिया, HCl बना तो ये क्या बन जाएगा? हेटेरोएटॉमिक हो गया। अब आता है एटॉमिक मास यूनिट, AMU। क्या आ गया? AMU। शॉर्ट फॉर्म क्या है? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट हम लोग जो आइडियल माने हैं कार्बन 12 को है आइडियल मान के निकाला जाता है सारी चीजें। 1 atomic mass unit defined as the mass exactly equal to 1/12 of the mass of 1 carbon 12 atom। कितना? 1/12 ऑफ कार्बन एटम के बराबर होता है। जैसे कि 1 AMU इक्वल टू कितना हो गया?
1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम या -27 kg। टुडे एमयू हैज बीन रिप्लेस बाय यू। यू को क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास कहा जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखना। एमयू बराबर होता क्या है, बस इतना ध्यान रखोगे। और ये मास की सबसे छोटी यूनिट भी होती है। तो सबसे अच्छी बात क्या है, मास की सबसे छोटी यूनिट क्या है? एमयू। ठीक है, अब यही चीज है एटॉमिक मास। देख लो एटॉमिक मास क्या होता है भाई। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास एलिमेंट डिफाइन द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एटम कार्बन 12 इज टेकन। तो हमेशा कार्बन 12 को ही देखा जाता है। तो वैसे एटॉमिक मास आप जानते हो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है, खैर वो तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे फिर आता है कि ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है? द क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट whose mass in gram numerically equal to its atomic mass. In the simple term, atomic mass of element expressed in the gram atomic mass of the grain atom. For example, the atomic mass of oxygen is 16 mu, therefore gram atomic mass is 16 gram. तो भाई अगर 16 mu है तो अगर ग्राम में लिखना चाहें तो 16 ग्राम में हो जाएगा। और एटॉमिक मास इक्वल टू क्या है? मास ऑफ एन एटम अपॉन 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम। ये हो गया। अब आ जाता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल की बात कर लें आप। तो मोल की अगर हम बात करते हैं तो देखो मोल क्या होता है। मोल क्या है? एक जो है नंबर है कह सकते हैं। तो इसको डिफाइन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ केमिकल यूनिट्स, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स as their atom in the exactly 12 ग्राम of carbon, pure carbon 12। तो ये इसको अलग अलग लिखा जा सकता है। इसको नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको मास के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लोग वॉल्यूम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मोल रिप्रेजेंट एज द कलेक्शन ऑफ कितना? 6.023 इंटू 10⁻23, जिसको एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। ये केमिकल यूनिट्स हैं। द मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन द ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। और मास 1 मोल का जो मास होगा वही क्या कहलाएगा? मोलर मास कहलाएगा। तो ये मोल कॉन्सेप्ट है। अभी हम आपको थोड़ा सा आइडिया भी देते हैं मोल कॉन्सेप्ट का। जैसे अगर हमने कहा कि भाई देखो अगर मोल है, मोल की अगर हम बात करें तो एक मोल की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये आपको पता है, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। ये नंबर हो गया। तो नंबर के फॉर्म में ये लिख सकते हैं हम लोग। फिर इसको लीटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। 22.4 लीटर होता है। या लिख सकते हैं 22,400 ml होता है। या इसको अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। मोल इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट भी होता है। अब जैसे आप देखो तो पहली चीज मोल से अगर यहां पे कन्वर्ट किया वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट तो ये हो जाता है मोल। मोल को अगर इसमें आपको इधर ले जाना है तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर इधर ले जाना है आपको तो मोल से अगर आपको लीटर में कन्वर्ट करना है तो इधर जाओगे आप, और लीटर दिया है उसको मोल में कन्वर्ट करना है तो आप डिवाइड कर दोगे। समझ लो। फिर मोल को अगर नंबर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करोगे किससे? एवोगैड्रो नंबर से। लेकिन अगर रिवर्स में जाना है तो डिवाइड कर देना है। जैसे सिंपल के तौर पे बात करें हम, अगर हमने कहा कि भाई जैसे अगर हमने कहा कि 4 ग्राम हाइड्रोजन है, 4 ग्राम हाइड्रोजन है तो उसका मोल कितना होगा? तो 4 ग्राम हाइड्रोजन में मोल कितने होंगे? तो मोल इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो मोल इक्वल टू क्या करोगे आप? वेट कितना दिया है? 4 ग्राम दिया हुआ, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा हाइड्रोजन का? 2 होगा। तो कितना आ गया? 2 मोल आ गया। आंसर आ गया, 2 मोल आ गया।
हमने कहा, जैसे एक क्वेश्चन दिया कि 34 ग्राम अमोनिया है, 34 ग्राम अमोनिया है, 34 ग्राम अमोनिया में कितना लीटर होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है लीटर कितना होगा। तो आपको क्या करना है, पहले मोल निकाल लो। तो पहला स्टेप है, कहीं भी जाना है तो पहले क्या करोगे, मोल पे आओगे, और मोल के बाद फिर इसमें आ जाओ चाहे इधर आओ। अगर लीटर दिया हो तो पहले मोल में आओ, फिर मोल से नंबर में आओ, तो ये आपको बताना है। तो पहले क्या करोगे, मोल निकालो। तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 34, और अमोनिया का होता है मॉलिक्यूलर वेट 17, तो आ गया 2 मोल, 2 मोल आ गया। अब हमें लीटर में आना है तो लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 2 इंटू क्या करोगे, कितना लीटर, 22.4 लीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये कहता कि भाई इतना लीटर अमोनिया था, इतना लीटर अमोनिया था, तो उसके नंबर कितने होते, तो यहाँ पे मोल निकालते, इसको यहाँ पे लीटर से डिवाइड करके फिर आपको आ जाता, जैसे कह देता 11.2 लीटर अमोनिया है, उसमें मॉलिक्यूल कितना होगा, 11.2 लीटर अमोनिया है, तो उसमें क्या करोगे, डिवाइड करोगे कितना से, 22.4 आ गया, 0.4 मोल आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इतने, तो ये नंबर आ जाएगा। तो कहने का मतलब इसको इंटर कन्वर्जन आप कर सकते हो। तो इस तरीके से ये मोल है। तो आपने देखा मोल कैसे होता है, समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं आप बताओगे भी, खैर ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो ये मोल है, ठीक है। अब आते हैं, देखो इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला जो होता है वो सिंपलेस्ट फार्मूला होता है। सिंपलेस्ट फार्मूला, होल नंबर ऑफ रेशियो वेरियस एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड, जैसे कि CH है इंपेरिकल फार्मूला किसका, बेंजीन का। तो बेंजीन का जो फार्मूला है इंपेरिकल फार्मूला, वो क्या है, CH है, क्योंकि C6H6 होता है। सिंपलेस्ट क्या है, उसको सिंपल कर दिया, CH हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो एग्जैक्ट फार्मूला होता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एग्जैक्ट फार्मूला होता है। जैसे बेंजीन को आप लिखोगे क्या, C6H6, तो एग्जैक्ट फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला का मतलब सिंपलेस्ट, उसका रेशियो। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, CH11 आया, और यहाँ पे क्या है, C6H6 है। तो वही चीज कह रहा है। आप देख लोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू N इंटू इंपेरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू N इंटू इंपेरिकल फार्मूला हो गया, सिंपलेस्ट रेशियो हो गया। खैर, अब आ जाओ मिक्सचर। मिक्सचर को हम लोग ने देखा था अभी कि मिक्सचर आर सब्सटेंस मेड ऑफ टू मोर देन 2 एलिमेंट्स कंपाउंड्स इन द एनी प्रोपोर्शन, दे मे बी होमोजेनस या हेट्रोजेनस, दोनों अलग हो सकते हैं, होमोजेनस हो सकते हैं, हेट्रोजेनस हो सकते हैं। अब यहाँ पे सेपरेशन, कैसे मिक्सचर को सेपरेट किया जाए, कुछ प्रोसेस है। पहला है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन ऐसा मेथड है जिसमें क्या कर सकते हो, वन कंपोनेंट सॉल्युबल हो और दूसरा जो है कैसा हो, पर्टिकुलर सॉल्वेंट इन अदर इज नॉट। एक सॉल्युबल फॉर्म में हो, दूसरा नहीं सॉल्युबल फॉर्म में हो, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में मिक्सचर को सेपरेट कैसे किया जाए, उसके लिए एक को क्या होना चाहिए, सॉल्युबल होना चाहिए, दूसरा इनसॉल्युबल होना चाहिए, तो उसको आराम से कर सकते हो फिल्ट्रेशन। डिस्टिलेशन can be used to separate the constituents of mixture having the different boiling point। जिनके दो के मिक्सचर के, जैसे वाटर है, एल्कोहल है, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स वाले मिक्सचर को आप क्या करोगे, डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग करोगे। नेक्स्ट आते हैं, अब इन सब चीजों का एकदम पूरा डिटेल स्टडी हो गई। अभी तो हमने यहाँ पे सिंपल चीजें आपको बताई है ना, बहुत सिंपल। अभी इसी डिस्टिलेशन वगैरह में बहुत सारी प्रोसेस है। एक्सट्रैक्शन, डिसॉल्व इन दो वन आउट ऑफ द सेवरल कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। फिर क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या है, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द सॉलिड हैविंग द डिफरेंट सॉल्युबिलिटी। अगर सॉल्युबिलिटीज अलग अलग हैं तो उनको सेपरेट हम लोग करते हैं क्रिस्टलाइजेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है, सब्लिमेशन का मतलब होता है कि सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए गैस में। तो ऐसा कोई नेफ्थलीन, आयोडीन, अगर इस टाइप का मिक्सचर लिया तो एक वोलेटाइल होगा, दूसरा नॉन वोलेटाइल। तो ये वोलेटाइल वाले मिक्सचर हैं, सब्लिमेशन से अलग सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है जो सेपरेट किया था कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर विच इज यूटिलाइज प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट एब्जॉर्प्शन पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट। तो जहां पे एड्सॉर्प्शन और एड्सॉर्बेंट के तौर पे जो है एक पेपर के थ्रू जो है अलग किया था, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी।
ग्रेविटी सेपरेशन, अब जैसे मान लो किसी की डेंसिटी ज़्यादा है, किसी की डेंसिटी कम है, तो उसको किससे अलग किया सकता है? ग्रेविटी सेपरेशन से अलग किया सकता है। मैग्नेटिक सेपरेशन, नाम से लग रहा है कि अगर मान लो कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जैसे आयरन वगैरह है और दूसरे के साथ कोई अलग टाइप का कोई भी एलिमेंट्स मिला हो, तो हम लोग मैग्नेटिक कुछ प्रिपेयर करके उसको अलग किया सकता है, मैग्नेट वो जो है उसकी तरफ खिसक जाएगा। खैर ये भी बात हो गई। नेक्स्ट आते हैं, अब आता है यहाँ पे डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी। एक थ्योरी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, जो कि फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी थी, इसको डाल्टन साहब ने बताया। तो डाल्टन ने क्या बताया? देखो, डाल्टन ने बताया कि सबसे पहले ये थ्योरी प्रपोज की 1808 में। मेन पॉइंट्स इनके क्या है कि मैटर जो होते हैं मेड अप ऑफ किससे? बाय इंडिविजुअल पार्टिकल एटम्स। मैटर जो कंपोज होते हैं किससे? एटम से बने होते हैं। एटम जो होते हैं सेम एलिमेंट्स के, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है। कोई भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन अलग अलग एटम के अलग अलग जो सब्सटेंस है उनकी जो है अलग अलग होती हैं। तो जैसे मान लो जैसे गोल्ड का, तो गोल्ड 10 ग्राम का हो, 100 ग्राम का हो, 1 किलोग्राम का हो, तो सारे गोल्ड के सभी एटम का साइज, शेप, हर चीज, फिजिकल, बॉइलिंग पॉइंट, केमिकल पॉइंट, सारी चीजें क्या होती हैं? एक जैसे होती हैं, लेकिन डिफरेंट। जैसे कॉपर और गोल्ड लिया तो कॉपर और गोल्ड के एटम में डिफरेंसेस दुनिया भर के हैं। एटम ऑलवेज कंबाइन इन द होल नंबर फॉर्म टू कंपाउंड। फिर वही चीज, एटम मिल के क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। एटम ऑफ रिजल्टेंट कंपाउंड पोसेस टू सिमिलर प्रॉपर्टी, यही बात है। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी। डाल्टन का ड्रॉबैक क्या था? डज नॉट एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सही से स्ट्रक्चर को नहीं बता पाए। फेल टू एक्सप्लेनेशन ऑफ बाइंडिंग बिटवीन द एटम एंड कंपाउंड, क्या उनके बीच में रिलेशन है। डज नॉट एक्सप्लेन गिलुसेक लॉ, डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द एटम एंड मॉलिक्यूल। बहुत सारी चीजें नहीं बता पाए थे। अब क्या करें? नहीं बता पाए भाई। शुरुआत में सबसे पहले थ्योरी उन्होंने दिया, यही अपने आप में बेहतर है। खैर, फिर लास्ट में एवोगैड्रो लॉ, वही जो एवोगैड्रो साहब थे उनका जो लॉ है उसी को आगे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सिमिलर कंडीशन एंड टेम्परेचर प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे कि पहले हमने जिक्र किया था। अब यहाँ पे इसका क्या फायदा है? रिड्यूसिंग एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस, तो कोई भी एलिमेंट्री गैस है उसका एटॉमिसिटी निकालना हो। ड्राइविंग द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी, ड्राइविंग फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंसेस, डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैसेस, रिड्यूसिंग द ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, मतलब सारी चीजें, लीटर, वॉल्यूम, सारी चीजें निकाल सकते हैं किससे? एवोगैड्रो नंबर से। तो यहां तक बातें रही। ये थोड़ा सा हम लोग ने बहुत ज़्यादा समराइज फॉर्म आपको ने मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस किया, यहाँ पे कुछ चीज़ों का हम लोग ने डिस्कस किया। तो उम्मीद भी करते हैं आपको समझ में आया होगा। और देखो, बस यही चीज़ें लेके चलना है हम लोग को कि हम लोग बोर्ड को भी ध्यान में रखेंगे और हमारी जो प्रिपरेशन होगी एमएनएस ऑफिसर बनने तक की, वो सारी चीज़ें दोनों को पैरेलली हम लोग लेके चलेंगे। तो जो हमारी एकेडमी है सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, वो आपके साथ हमेशा लगातार है। बस तो कोर्स के लिए आप तैयार रहो और वो फाउंडेशन प्लस हमारा एमएनएस का जो प्लान है वो आगे कंटिन्यूअस होने जा रहा है। ठीक है, तो बस यहीं तक, बाकी नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे और भी बातें करेंगे। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद। आज ही ज्वाइन करें भारत के अग्रणी डिफेंस कोचिंग संस्थान सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को और हिस्सा बने भारत के सबसे बड़े एमएनएस बैच का।